हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग महाजनपद काल में जो है पढ़ने वाले हैं वो नंद वंश और मौर्य वंश। पहले हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश इसको पढ़ लिए हैं। आज जो पढ़ेंगे नंद वंश और मौर्य वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये नंद वंश की यदि बात किया जाए तो इसके संस्थापक की बात करते हैं तो नंद वंश का स्थापना जो किसने किया था, महापद नंद ने किया था। किसने? महापद नंद ने किया था। और उसके पहले जो हम लोग देखे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, वो सब जो था क्षत्रिय थे। लेकिन ये नाग दशक के बाद और ये सब के बाद जो है नंद वंश जब आया, महापदम नंद, ये गैर क्षेत्रीय थे। यानी गैर क्षत्रिय का मतलब यानी क्षत्रिय कुल के नहीं। ये जो है ना राजपूताना जो कुल होता है वो राजपूताना कुल से नहीं थे। ये देख पा रहे हैं, ये गैर क्षत्रिय है। तो है क्या? ये नाई है। क्या है? ये नाई है। और इस वंश को, ये नंद वंश को सर्व क्षत्रिय शासक या सर्व क्षत्रांतक शासक की उपाधि इन्होंने धारण करता है। इसमें जितना भी शासक आएंगे सब में वही करते हैं क्या कि ये सब क्षत्रिय को विनाश करने वाला शासक कहे जाते थे। क्योंकि क्षत्रिय से हमेशा और हमेशा क्या होता था, दोनों के बीच विद्रोह होता था, लड़ाई होता था, जिसके कारण से इन्होंने उपाधि जो धारण करता है सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण करता है। ये जो महापदम नंद है ये परशुराम का अवतार माना जाता है। ये परशुराम का अवतार माना जाता है। और मगध साम्राज्य का जो पहला शासक जो कलिंग पर विजय करता है, ये मगध साम्राज्य का पहला शासक होता है महापदम नंद, जो कलिंग पर ये विजय प्राप्त करता है। और कलिंग पर जब विजय प्राप्त कर लेता है तो इन्होंने एकराट की उपाधि को धारण करता है। एकराट की उपाधि। देखिए, यदि हम ये भारत की यदि बात करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर यदि क्या है अपना देख रहे हैं मगध, तो ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र होगा, ये उड़ीसा का क्षेत्र जो है यहीं पर कलिंग है और ये कलिंग को जीतता है और एकराट की उपाधि को धारण करता है। तो नंद वंश के शासक महापदम नंद, ये गैर क्षत्रिय थे, जाते कि ये नाई थे और ये क्षत्रिय को विनाश करने के लिए चाहते थे, जिसकी वजह से सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण करता था। और ये परशुराम के अवतार माने जाते थे। और मगध साम्राज्य का पहला शासक महापदम नंद हुए, जो कलिंग पर विजय प्राप्त करता है और एकराट की उपाधि को धारण करता है। यानी कि पहली बार इन्होंने जो है ये पूरे शासन प्रशासन को एकत्रित करने का काम करता है। इसके बाद आता है महापदम नंद के बाद घनानंद। और ये घनानंद जो है एक प्रकार का घमंडी शासक है। ये घनानंद 326 ईस्वी में सिकंदर का आक्रमण जब हुआ तो सिकंदर हिंदू कुश पर्वत, जो सिकंदर है हिंदू कुश पर्वत को पास करता है, लेकिन ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है। और ये सिकंदर जो है यूनान के हैं, जो हिंदू कुश पर्वत को तो पार कर जाते हैं
हिंदू कुश पर्वत को पार करने के बाद जैसे ही वो ब्यास नदी को पार करने की बात करता है सारे सैनिकों से, तो सैनिक पार करने से क्या कर देता है, मना कर देता है, और इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध नहीं हो पाता है। और ये ब्यास नदी के कारण ही घनानंद को अधिक घमंड था कि कोई भी जो है, जब भी ये ब्यास नदी को पार करेगा अपने सैनिक को लेकर, तब तो मेरे पास युद्ध करने आएगा, युद्ध होगा। तो इसी बात पे ये गर्व से ये जो है ना, अपने आप को ऐसा शासक मानता था कि ये कहता था कि हम जो हैं, जो मेरे ऊपर आक्रमण करेगा वो तो ठीक है, लेकिन ये अपने इस प्रकार से घमंड में जीता था कि अपने प्रजा का भी नहीं सुनता था। और जब ये युद्ध में अधिक भाग नहीं लेता था, भाग यानी कि जब तक युद्ध इसके साथ नहीं होगा तो इसका माल जान हानि की क्षति नहीं होगा, जब नहीं होता था तो इन्हें घनानंद ने अपने प्रजा के ऊपर ही 123 प्रकार के भारी टैक्स को लगा देता है। 123 प्रकार के टैक्स को लगाने वाला प्रजा पर ये पहले शासक है घनानंद। तो ये घनानंद जो है ये घमंडी प्रकार के शासक हैं। कारण क्या है, उसका ब्यास नदी को सिकंदर पार नहीं कर पाता है, उसके सेना मना कर देता है, जिसके कारण से युद्ध नहीं होता है। और जब इस प्रकार से देखता है कि युद्ध होने की कोई संभावना नहीं है, तो वो अपने सैनिक के ऊपर 123 प्रकार के भारी टैक्स को लगा देता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये घनानंद के दरबार में अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, बरूची, ये सब विद्वान जो है घनानंद के शासनकाल में होता है। आप देख सकते हैं कि घनानंद जो है, और ये घनानंद जब घनानंद के पहले जो इसके संस्थापक महापद्म नंद है, उन्होंने जब कलिंग को जीता और एकराड की उपाधि को धारण किया, तो चाणक्य जो विद्वान है, ये चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचता है और कहता है कि सारे क्षेत्र को एकत्रित करो। जब इस प्रकार की बात घनानंद ने कहता है, घनानंद को चाणक्य कहता है कि इतने सारे टैक्स को प्रजा के ऊपर ना लगाओ, तो चाणक्य का अपमान कर देता है घनानंद ने। जब चाणक्य का अपमान घनानंद ने कर देता है, तो चाणक्य कहता है एक न एक दिन हम तुम्हारा साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे, जिसके कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तैयार कर दिया है और घनानंद का वध करके, हत्या करके मौर्य वंश का स्थापना करता है। तो ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है और इस प्रकार से इसको संचालित करने की सारी व्यवस्था प्रदान करता है, सारे नीति को बताता है, जिसके कारण से घनानंद का ख़त्म, यानी कि घनानंद को ख़त्म कर देता है, इसके शासन प्रशासन को उखाड़ फेंकता है और अपना मौर्य वंश का गठन कर देता है। संस्थापक बन जाते हैं कौन, मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप देख सकते हैं अब ये चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हुए। और ये चंद्रगुप्त जो है शूद्र जाति के माने जाते हैं, ये पुराणों के अनुसार। इसको लेकर बहुत सारे इतिहासकार के बीच जो है ना विवाद है। कहता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि ये चाणक्य ने
इसको कहीं रास्ते पर जा रहा था और इसको मिला और देखा। यदि इसकी थोड़ी सी कहानी यदि सुनाए इसमें, कि चंद्रगुप्त मौर्य जब जा रहा था तो वो बाल्टी में दूध लेकर जा रहा था, और जब बाल्टी में दूध लेकर जा रहा था और नदी के किनारे जो कूस था, कूस में वो दूध को डाल रहा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उस बच्चे को देखा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा, तो उसे पूछता है कि ये दूध तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों डाल रहे हो। तो जब बाढ़ आया था या नदी में बच्चे लोग जब स्नान करते हैं, तो उसमें जब स्नान कर रहा था तो वो ऊपर की ओर जैसे ही चल रहा था, तो उसमें क्या होता है कि उसमें खरोच उसका हाथ फिसल जाता है, कट जाता है। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को कहता है कि इसमें हम इसका समूल नाश कर देंगे, इस कूस का। बोला दूध डालने से कैसे होगा नष्ट? तो कहता है कि यदि हम दूध इसमें दे देंगे तो इसमें चींटी लग जाएंगे, और चींटी इसको कुतर कुतर कर इसके सारे जड़ों को समाप्त कर देंगे, और ये जो है समूल विनाश हो जाएगा। तो चाणक्य को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, हमको जो है एक शासक ही बन सकता है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, सारी चीज़ों में नीति उसको बताया, और ये मौर्य वंश का संस्थापक बन गया। ये पुराण के अनुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य क्षुद्र है, बौद्ध के अनुसार क्षत्रिय है, और चंद्रगुप्त के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है भिन्न भिन्न पुस्तकों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। इंडिका ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। तो ये जानकारी जो है इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन सारे पुस्तकों से मिलता है। तो पता चल गया ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हुए, घनानंद को विनाश किया। ये पुराण के अनुसार क्षुद्र, बौद्ध के अनुसार क्षत्रिय, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो जानकारी मिलता है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में, मेगास्थनीज के इंडिका में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इनकी विशेष जानकारी मिलती है। आगे यदि देखें तो इसमें बताए थे कि ये 305 ईस्वी यूनानी सेल्यूकस निकेटस का भी इसी के शासनकाल में क्या होता है, आक्रमण होता है, और मौर्य वंश का मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। देखिए पहले सिकंदर जब 326 बीसी में आक्रमण करने आ रहा था तो रावी नदी को पार नहीं कर पाया। जब रावी नदी को पार नहीं कर पाया तो उस टाइम में सेल्यूकस उसके सेना थे, सिकंदर के सेना सेल्यूकस थे, और सरवन बेलगोला में इधर से लौटते समय 323 बीसी में ही ये बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाता है। सिकंदर का मृत्यु लौटते समय 323 बीसी में बेबीलोन में मृत्यु हो जाता है, और उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर बनता है। सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी बीसी में, और ये पुनः आक्रमण करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच होता है ये, और ये व्यास नदी को पार कर चुकी थी। तो इस दोनों के बीच क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर का हार होता है। और हार कैसे होता है कि जब देखता है कि हम चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं लड़ पाएंगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं लड़ पाएंगे तो दोनों क्या कर लेता है, आपस में संधि कर लेता है। यानी कि सेल्यूकस निकेटर क्या कहता है कि अपने शर्म से बचने के लिए कि मेरा हार हो जाएगा, तो अपनी बेटी का विवाह जो है हेलेना, यानी कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम हेलेना है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य से जब हेलेना का विवाह कर देता है, तब सेल्यूकस निकेटर्स ने कहता है
कि हम हारे नहीं, हारते नहीं। आपके पास विशाल जानवर है जिसके कारण से हमारे सेना कमज़ोर पड़ गए और मेरा हार हुआ, यानी हार फिर भी नहीं मानते हैं। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को 500 हाथी उपहार के रूप में देता है, 500 हाथियों को। और सेल्यूकस निकेटस के दूत जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। अब देख पा रहे हैं कि ये जब सेल्यूकस सिकंदर ही यूनान का था तो उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटस वो भी नहीं यूनान का होगा, तो मेगास्थनीज कहाँ का होगा? यूनान का होगा। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। और चंद्रगुप्त के दरबार में भेजे। अब ये कैसे भेजता है? कारण होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहता है कि अपनी बेटी का तो विवाह हम कहाँ कर दिया, आपके साथ कर दिए, लेकिन मेरे यहाँ एक रीति रिवाज है कि हमारे यहाँ से कुछ जो है व्यक्ति जाते हैं, जैसे अभी भी वर्तमान में यदि किसी लड़की का शादी होता है तो उसके घर में जाता है, जैसे लोग कन्या बन के। तो इसी तरह जो है ना, तो वो बोला कि नहीं, मेरे यहाँ से भी 2 4 5 व्यक्ति जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे। तो सेल्यूकस निकेटस ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में कि अब मेरी बेटी हेलेना वहाँ पे है, उसका देख रेख करेगा इसके लिए। तो बोलता है ठीक है, चला आता है, रहता है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिका जो लिखा उसमें 7 जातियों का वर्णन किया था। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज ने जो लिखा है इंडिका, उसमें 7 जातियों का वर्णन करता है और पटना के प्रशासन की पूरी चर्चा करता है। यानी जो पटना है ये मौर्य साम्राज्य यानी मगध का जो क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रशासन पटना के क्षेत्र में, उसके बारे में पूरा चर्चा इंडिका से प्राप्त होता है। और क्या होता है देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का जो है यूनानी आक्रमण से मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का यूनानी आक्रमण से मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है कि जब यूनान से कोई आता था युद्ध करने के लिए और यूनान से सेल्यूकस निकेटस ने हेलेना का शादी अपनी बेटी से कर दिया। जब बेटी से शादी करा दे तो कोई आएगा अपने दामाद के यहाँ लड़ाई करने, युद्ध करने? नहीं आएगा। तो इसलिए जो यहाँ से यूनान से क्या होने लगा, आक्रमण बंद हो गया। इसलिए इसको कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के यूनानी आक्रमण का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग पहले सलाहकार बोलते थे, यानी कि वो चाणक्य, ये इनके कहा जाता है प्रधानमंत्री। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? तो चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो हेलेना से शादी किया था और उनका एक पुत्र बिंदुसार बना। और सार का अर्थ होता है 20। इसके बारे में कुछ कहानियाँ हैं, उसको भी सुनाएंगे अभी। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया था तो इनको बहुत सारे क्षेत्र को क्या दिया था? दान में दिया था। एरिया का क्षेत्र जिसको हेरात बोलते हैं, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल, ये सब जो है ना क्षेत्र, इसको दहेज में दे दिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल, ये सब क्षेत्र किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को किस में दे देता है? दहेज के रूप में दे देता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है बिंदुसार, इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा है? कारण क्या है कि जब बहुत सारे आक्रमण बार बार हो रहे थे, जब आक्रमण हो रहे थे तो उसमें 20 कन्या के द्वारा जो है ना शासन जो चलता था, यानी शासकों को मार देता था 20 कन्याओं के द्वारा। 20 कन्याओं का मतलब है 20 कन्या 20 पुरुष। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 20 पुरुष बना रहा था। जब 20 पुरुष बना रहा था तो 20 पुरुष बनाने में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जहर यानी कि उसके भोजन में मिला कर दिया जाता है। जब पर डे थोड़ा थोड़ा उसमें जहर मिला कर दिया जाता है और वो खाना को खाकर जीवित रह सकता है, तो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में विष फैल जाता है।
तो वो जो विष वो खाना में यानी चंद्रगुप्त के खाना में जहर को डाल देते थे। कौन? चंद्रगुप्त के भोजन में ये कौन डलवाते थे? तो चाणक्य ने। तो एक दिन ऐसा होता है कि चाणक्य के पास जो भोजन आता है उसकी पत्नी खा लेता है, और उसकी पत्नी उस टाइम में गर्भवती रहती है, और उसकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है, लेकिन इस बच्चे को बचा लिया जाता है, और इसलिए इसका नाम रखता है बिंदुसार। यानी कि कुछ न कुछ उस बच्चे पर भी असर पड़ा जहर का, इसलिए सार मीन्स होता है विष, तो यानी बिंदुसार। तो अब जान गए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है वो कौन है? बिंदुसार। चलिए कहानी सुनाए, और बिंदुसार के बारे में अब जानते हैं थोड़ा बहुत। देखते हैं बिंदुसार यूनानी लेखक ने जो है अमित्र घात कहा जाता है, यानी यूनानी लेखकों का अमित्र घात कहा जाता है। और जैन साहित्य में इनको जो है सीहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरहर, सीहर। जैन साहित्य में सीहर कहा जाता है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र घात कहा है। सीरिया के राजा, एक मिनट पीछे हो गया। हाँ देखिए, सीरिया के राजा एंटियोकस सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपने विद्वान जो होता है उसका डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजता है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा यानी सीरिया के नरेश एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजता है, और बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीज़ की मांग करता है। और वो मांग क्या है? मदिरा है, अंजीर है और दार्शनिक है। लेकिन सीरिया नरेश ने, जो सीरिया के राजा है, वो मदिरा और अंजीर तो भेज देता है, लेकिन दार्शनिक को नहीं बेचता है। और कहता है हमारे यहाँ दार्शनिक यानी विद्वान, तो कहता है कि हमारे यहाँ जो सरस्वती यानी विद्वान नहीं तो सरस्वती का व्यापार नहीं किया जाता है, मेरे यहाँ सरस्वती का व्यापार नहीं होता है। तो ये सीरिया के नरेश है। तो दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। और बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ, और विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने सुसीम को भेजा। किसको? सुसीम को भेजता है। और ये सुसीम जो है बिंदुसार के पुत्र हैं, ये बिंदुसार के पुत्र हैं सुसीम। जब इसको भेजता है तो वहाँ से ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तक्षशिला के क्षेत्र में जहाँ पर विद्रोह हो रहा था सुसीम को भेजता है, लेकिन सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा पाता है। तब वो अपने पुत्र, दूसरे पुत्र जो है अशोक को भेजता है, और ये विद्रोह को दबाता है। और इसमें बहुत सारे व्यक्तियों की ये क्या कर देता है? कत्ल कर देता है, जिसके कारण से वो विद्रोह दब जाता है। तो बिंदुसार ने प्रशासन के लिए अपने पिता चंद्रगुप्त के नियम का पालन तो किया, एकदम अपने पिता की तरह चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने नियम पालन जो कर रहा था, नियम को चला रहा था, उसी का पालन बिंदुसार करता है। बिंदुसार के सभा में 500 सदस्य होते थे, और इसके प्रधान को खल्लाटक कहा जाता था। क्या? खल्लाटक। 500 सदस्य और उसका जो प्रधान होता था उसको खल्लाटक कहा जाता था। और बिंदुसार 26 वर्ष तक शासन किए। 272 BC में क्या हो जाता है? बिंदुसार का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद शासक में आते हैं शासन करने के लिए सम्राट अशोक, जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शासक सम्राट अशोक। इसका राजा अभिषेक जो होता है 269 BC में होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके जो है पिता का मृत्यु कब हो चुका है, देख लीजिए 272 में।
लेकिन 3 साल बाद ये राजा बनता है। कारण क्या रहता है कि कहा जाता है अशोक ने अपने 99 भाई का हत्या कर दिया था ये शासन को बनने यानी शासक बनने के लिए, और ये फिर अपने राजगद्दी को बैठा राज्याभिषेक हुआ ये अशोक। तो अशोक का जो है नाम मिलता है देव प्रियदर्शी, यानी प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, ये अशोक का ही नाम, उपनाम यानी अन्य नाम। अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख हैं, और 3 प्रकार के अभिलेख स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख। स्तंभलेख की संख्या 7, शिलालेख की संख्या 14, गुहालेख की संख्या 4 है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो है इन अभिलेखों में अशोक नाम से जाना जाता है, यानी मिलता है इसका जो नाम जो है अशोक नाम। पूछा जाता है अशोक नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है, मास्की और गुर्जार में, इसमें गुर्जरा में, ठीक है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 BC में कलिंग को क्या करता है, कलिंग का युद्ध करता है और वहाँ पर लाखों व्यक्तियों का कत्ल करता है। जब लाखों व्यक्तियों का कत्ल करता है तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि ये बहुत सारे व्यक्तियों का, इसका मन से जो है ना निकल ही नहीं रहा था कि कितनी लाखों संख्या में व्यक्ति यानी बच्चे, छोटे बड़े, किसी का माँ, सबको कत्ल किया है, कोई अनाथ हो गया है। तो इस प्रकार का जब इन्होंने देखा बाद में, तो इसके मन में ये चलने लगा कि ये गलत है। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या करता है, इसका दिल पसीज जाता है और इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लेता है। और ये बुद्ध धर्म में ये जाता है पहले अपने, इसका जो है निग्रोध, उसका अशोक का भतीजा है, और वो एकदम पूरे बौद्ध धर्म के विषय में पूरा जानकारी देता है जिसको अशोक को, और कहता है कि इसमें बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया, यानी अपने धर्म पे चलने लगा। और अशोक ने जो है ये बौद्ध धर्म का शिक्षा जो है उपगुप्त से लेता है। किससे लेता है? उपगुप्त से लेता है। और ये फिर अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए, यानी ये पूरे विश्व में प्रचार कराना चाह रहा था, यानी पूरे विदेश तक भी। अपने देश में तो हो ही रहा था लेकिन विदेशों में भी। जैसे अपने पुत्र को महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। किसके प्रचार के लिए? ये बुद्ध के प्रचार के लिए। इन्होंने बहुत सारे स्तूप भी बनाए हैं। अब देख लेते हैं इसका कुछ क्या है, अभिलेख है, उसके बारे में जानना है। तो अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहले ही बताएं। स्तंभलेख की संख्या 7 है, शिलालेख की संख्या 14 और गुहालेख की संख्या 4 है। तो जिसमें बराबर की गुफा इसमें इम्पोर्टेंट है इसका। तो दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, जो शिला पर लिखा है यानी पत्थरों पर जो लिखा जाता था वो उसको बोलते थे शिलालेख। लेकिन उसमें भी छोटा पत्थरों पे तो लघु, बड़ा पत्थरों पे तो दीर्घ। स्तंभलेख क्या होता था कि ये खंभे पर जो लिखा जाता था कुछ बातों को, उसको बोला जाता है स्तंभलेख, यानी दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, यानी वो स्तंभ यानी खंभों पर जो लिखा जाता था। जब ये अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का जो है ना प्रयास, यानी सबसे पहले जो मिला था वो व्यक्ति था पेंथर। कौन था? पेंथलर था, और ये ब्रिटेन के थे। ये 1750 में इनको मिला था प्रमाण। लेकिन पढ़ने का पहले जो है सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेस को मिलता है। ये अशोक के 14 शिलालेख में जो है कुछ बातें लिखा गया, इसको भी जानना है, लेकिन सब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, 2-4 हैं, हम बता दे रहे हैं। पहला याद रखना है, तीसरा और चौथा। इसमें क्या है? पहले में है पशु बलि की निंदा, यानी रसोई में भी पशु का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी खाने पीने में भी वर्जित करता है कि पशु को यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? कि इन्होंने लाखों की संख्या में कत्ल करता है। किसमें? कलिंग के युद्ध में। जब कलिंग के युद्ध में इन्होंने इतना कत्ल करता है और पसीज जाता है, इसका दिल पसीजने के बाद इन्होंने क्या करता है, बुद्ध धर्म को अपनाता है। और इन्होंने कहता है कि पशु बलि पर भी ये निंदा करता है कि पशु बलि भी नहीं होना चाहिए, रसोई में भी भोजन का इस्तेमाल पशु के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कहता है कि तीसरा नंबर में प्रत्येक 5 वर्ष में
भरमर महमात्र यानी सबसे ऊंचे अधिकारी की नियुक्ति करता है अपने क्षेत्र में। ये बात जो है अशोक के शिलालेख के 3 नंबर शिलालेख में है। 4थे नंबर शिलालेख में है कि धम्म की नीति, ये धम्म की नीति को बताता है, इसको याद रखिए आप लोग। फिर एक 13 नंबर होगा, ये कलिंग की युद्ध की चर्चा जो है पड़ोसी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है कि ये कलिंग का युद्ध जो हुआ उसके बाद कहता है कि ये जो है ना युद्ध नहीं होना चाहिए, और ये युद्ध नहीं होना चाहिए, और ये एक दूसरे राज्य से अपना जो है युद्ध नहीं करें, वो आपस में क्या हो कि सब मिल कर रहे हैं, यानी अपना अपना शासन प्रशासन चलाएं, किसी को कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, अपने मित्र की तरह माने उसको। तो ये जो है कलिंग के युद्ध की बात करता है। अशोक के बाद मौर्य वंश का जो है साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला जाता है, और अशोक के बाद मौर्य वंश के शासक जो बनते हैं कुपाल बने, और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बनता है वो वृद्धरथ रहता है। कौन रहता है? ये वृद्धरथ। तो अशोक का अंतिम शासक कौन? ये वृद्धरथ। इसके बाद से जो है मौर्य वंश समाप्त हो जाता है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? वृद्धरथ है। तो आज इतना ही। इसके लिए आगे अब हम लोग चर्चा करें मौर्योत्तर काल, तो उसको देखिएगा। आप लोग इसी तरह बने रहिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जो भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम मेरा भी मनोबल बना रहे। तो चलते हैं, फिर कल मिलेंगे।